Hello everyone, once again welcome back to my channel. In this video I will talk about residential status of 5 category of persons. One is Hindu undivided family, partnership firm or LLP, association of person, body of individuals and company. So let's get started. The first one is Hindu undivided family. अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो पर्सन जो एसएससी अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसकी दो रेसिडेंशियल स्टेटस की सिचुएशन हो सकती है आइदर इट कैन बी अ रेसिडेंट और इट कैन बी अ नॉन रेसिडेंट इफ़ इट इज़ रेसिडेंट देन लाइक इंडिविजुअल्स की तरह HUFP या ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा. नाउ लेट्स सी कि ऑर्डिनरली कब होता है और नॉट ऑर्डिनरली कब होता है और रेसिडेंट कब होता है नॉन रेसिडेंट कब होता है. विल सी द रूल्स. हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6(2) के हिसाब से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को HUF को रेसिडेंट तब कहा जाता है जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से या थोड़ा सा भी इंडिया में सिचुएटेड है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो उसे रेसिडेंट कहेंगे. लेकिन अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स पूरी तरह से इंडिया के बाहर है तो उसे नॉन रेसिडेंट कहेंगे. ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का क्या मतलब है? इट सिंपली मीन्स दैट द डिसीजंस रिगार्डिंग द फर्म या HUF जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कंपनी की उसके डिसीजंस रिगार्डिंग इट्स अफेयर्स वो कहाँ लिए जाते हैं, उसकी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स कहाँ होती हैं. तो अगर वो पूरी तरह से या आधा भी इंडिया में होती हैं तो HUF को रेसिडेंट कहेंगे. अगर पूरी तरह से बाहर होती हैं तो नॉन रेसिडेंट कहेंगे. अब बात आती है कि अगर वो रेसिडेंट माना क्या है HUF रेसिडेंट है तो क्या वो ऑर्डिनरली है या वो नॉट ऑर्डिनरली है. इसके लिए हम जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड होता है, कर्ता होता है, जो मैनेजर होता है उसको देखेंगे क्या वो एडिशनल कंडीशंस जो होती हैं हमारी ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाने के लिए क्या वो दोनों सेटिस्फाई करता है, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी. वो दो कंडीशन हैं कि पिछले साल से पहले वाले 10 सालों में वो मिनिमम 2 साल रेसिडेंट रहा हो. कौन? कर्ता. और एंड मतलब और पिछले साल से पहले वाले 7 सालों में टोटल 730 दिन या उससे भी ज़्यादा इंडिया में रहा हो. तो अगर ये करता ये सेकेंड रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करता है, फर्स्ट भी फुलफ़िल करता है तो HUF मानी जाएगी कि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है. और अगर कर्ता जो है इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक को या दोनों को फुलफ़िल नहीं करता, दोनों को ही नहीं करता या किसी भी एक को, चाहे ऊपर वाली या चाहे नीचे वाली, चाहे फर्स्ट या सेकंड, अगर किसी एक को भी उसने फुलफ़िल नहीं करा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर्ता की उस एक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना करने के कारण माना जाएगा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्म. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6(2) फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म और LLP बोथ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इन सभी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट. इनके केस में ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली का कोई सिचुएशन नहीं है. आइदर दे कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट तब कहेंगे जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से या थोड़ा सा भी इंडिया में सिचुएटेड है, और नॉन रेसिडेंट तब कहेंगे जब पूरी तरह से बाहर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड है. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का फिर से मतलब वही है कि इस फर्म, इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की अफेयर्स के डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं, इंडिया में कि इंडिया से बाहर, उसकी मीटिंग्स कहाँ होती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनी. सेक्शन 6(3) residential status of a company. सेक्शन 6(3) के हिसाब से अ कंपनी can either be a domestic or Indian company or it can be a foreign company. If it is an Indian company, this means वो Companies Act 2013 या Companies Act 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होगी. I said Companies Act 2013 या Companies Act 1956 के अंडर रजिस्टर्ड है तो वो माना जाएगा इंडियन कंपनी है. अगर वो इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट है. बात आती है एक फॉरेन कंपनी की. फॉरेन कंपनी रेसिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है. फॉरेन कंपनी रेसिडेंट तब होगी जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से, आई सेड पूरी तरह से इंडिया में है. फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में मैंने कहा था पूरी तरह से या आधा भी अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है. बट यहाँ ऐसा नहीं है. कंपनी के केस में पूरी तरह से इंडिया में होगा तो रेसिडेंट होगा. अगर
पूरी तरह बाहर है या थोड़ा सा भी बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। कंट्रोल और मैनेजमेंट का फिर से मतलब यही है कि उसकी बोर्ड मीटिंग्स, द प्लेस वेयर बोर्ड मीटिंग्स टेक प्लेस और क्रूशल डिसीजंस आर टेकन। सो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जहाँ पर उसका अफेयर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट सिचुएटेड होता है फॉरेन कंपनी का, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। पूरी तरह इंडिया में है तो रेसिडेंट है, थोड़ा सा भी बाहर है या पूरी तरह बाहर है तो नॉन रेसिडेंट है। और अगर तो इंडियन कंपनी है कि वो कंपनीज एक्ट के अंडर ही रजिस्टर्ड है तो वो रेसिडेंट ही है। That's it for this video. In case of any queries, please put your queries in the comment box below. Thanks for watching. Stay connected, and yes, do watch out the next video in which I will be explaining which incomes to be included in which category of इंडिविजुअल। रेसिडेंट की इनकम को टोटल करते हो कौन सी इनकम को शामिल करना चाहिए या नहीं, नॉन रेसिडेंट के केस में कौन सी इनकम शामिल करनी चाहिए या नहीं, और ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली के केस में कैसे करना चाहिए। सो प्लीज़ डू वॉच आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।